अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और शेर अफजल मरवत के जो मामलात हैं वो बहुत वक्त से इसी तरीके से चल रहे हैं कि एक कंट्रोवर्सी बन जाती है। लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट आई है तो उसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अददी एतबार से असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान ज़्यादा हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को चेयरमैन पीएसी मिलना चाहिए। कौमी असम्बली की 35 वजारतों की कमेटियों से मुतल्लिक खत के जवाब में अपने अरकान के नाम स्पीकर को देंगे। कमेटियों में 20 मेंबरान में 6 अपोजिशन के होते हैं। जजेस तयनाती की जुडिशल कमेटी में भी 2 मेंबरान अपोजिशन के होते हैं। हमने शेर अफजल मरवत का नाम बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दिया है। ये जो पीटीआई की एक डबल पॉलिसी शेर अफजल मरवत को लेकर चल रही है कि उनकी जिस तरह से भी कंट्रोवर्शियल वो बात कर जाते हैं, चाहे वो इमरान खान को क्लियर अप करनी पड़े, चाहे वो पीटीआई को शो कॉज नोटिस इनको जारी करना पड़े, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं वो उनको उनके पास ही रहती हैं मरवत साहब के। अगर कोई कमेटी है, जैसे अभी उन्होंने नई एक कोर कमेटी से ऊपर एक एपेक्स कमेटी बना दी है पीटीआई के अंदर, उसमें भी शेर अफजल मरवत साहब का नाम शामिल है। तो इन सारी चीज़ों से अब एक चीज़ अपेरेंटली क्लियर होती नज़र आती है कि शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी खुद की ये एक पॉलिसी है कि शेर अफजल मरवत को एक इस तरह का करैक्टर पोर्ट्रे किया जाए कि आप अपोजिशन को, राइवल्स को अपने ये शो करवा सके कि हाँ जी ये जो बंदा है ना ये इजी टू टारगेट है आपके लिए। ये पीटीआई की जो मामला है उनसे ये चीज़ समझ आती है, क्योंकि अगर ये सच में मामला उस तरह होते जैसे आदिल राजा साहब शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक कहते हैं या एक्चुअल में जो है वही सारी सिचुएशन होती, तो मेरा जो ख्याल है पीटीआई और इमरान खान का जो रवैया है वो शेर अफजल मरवत से काफ़ी मुख्तलिफ होता। दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट के इजलास में सदर का खिताब हुआ और उसमें पीटीआई के लोगों ने सख्त शोर शराबा किया, डिप्लोमेट्स मौजूद थे और नॉर्मली मिलिट्री क़यादत उधर मौजूद होती है। सदर के पहले खिताब में मिलिट्री लीडरशिप आती है, लेकिन आसिम मुनीर साहब नहीं आए हैं। इससे मुतल्लिक सीनियर एंकर पर्सन नुसरत जावेद का कहना था कि पीटीआई के लोगों को, जो मेंबरान हैं, उनको ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि अगर आसिम मुनीर साहब आते हैं तो आपने अपने सारे तनकीद और शोर शराबे का जो रुख है, जो आपके नारे हैं, वो आपने जो है आसिम मुनीर की तरफ कर देने हैं। सदर साहब को आपने इग्नोर करना है। और इस लिहाज से अगर ऐसा माहौल बनता और डिप्लोमेट्स और वो सब लोग गैलरी में बैठ के सारी चीज़ देखते तो जो बचा कुचा आपका थोड़ा बहुत इमेज रह गया है, ख़ास तौर पर जो आपकी आर्मी का इमेज है इंटरनेशनली, वो उन्होंने बड़ा अच्छा मेनटेन करके रखा है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था। अब ये सारी चीज़ें मुतल्लिक मंसूर अली खान रिपोर्ट करते हैं कि मैंने अपने पर्सनल रिसोर्सेज के थ्रू इसकी रिसर्च की तो मुझे ये पता लगा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि गौहर अली खान और उमर अयूब के होते हुए ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई आसिम मुनीर को कुछ कह सके या उन पर कोई नारे लगा सके या उनके होते हुए उनकी किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये बात सच है, ये एंकर पर्सन मंसूर अली खान रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर पीटीआई सच में इस तरीके से चलती है कि गौहर अली खान और उमर अयूब तो इम्पॉसिबल हैं कि आसिम मुनीर जब उनकी प्रेजेंस है यहाँ पर तो पीटीआई का कोई भी बंदा उनकी डिसरिस्पेक्ट कर सके, तो इससे एक चीज़ ये नज़र आती है कि जो पहले बात की जाती थी कि शायद पीटीआई हाईजैक हो गई है और ये मामला आती है मुईद पीरज़ादा वगैरह, ये सब ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की है। तो गौहर अली खान को भी इसके लिए पॉइंट किया गया था कि उस तरह के आप जलसे नहीं कर रहे, इलेक्शंस के बाद आप उस तरीके से एक्टिव नहीं है अपने जितने आपको होना चाहिए। क्या आप सारे लोग हाईजैक हो गई है? जो पीटीआई की इस वक्त बाहर फिरती सीनियर लीडरशिप है, क्या ये सिर्फ अपनी पार्लियामेंट्स के अंदर जिनको पोजीशंस मिल गई है उनको एंजॉय करने के लिए रह गई है? तो ये बात बहुत मेरा ख्याल है शेडी साउंड करती है कि और लोग हैं जिन्होंने पीटीआई जिन लोगों को पीटीआई की तरफ से इसलिए रखा गया है उन अरकान को कि आप जो है खुल के इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, आसिम मुनीर साहब के अगेंस्ट बात कर सकते हैं, लेकिन गौहर अली खान जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं और उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, वो दो लोग उनमें से नहीं हैं। वो आसिम मुनीर से बहुत एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन बनाकर रखते हैं। बट बहरहाल ये अंदर खाते की बातें हैं। एक और जो अपडेट है इम्पॉर्टेंट, उसमें इस पार्लियामेंट इजलास में बिलावल भुट्टो साहब की है, जिसमें सबसे पहले तो वो इसहाक जो फर्स्ट चेयर होती है, जो फर्स्ट सीट होती है गवर्नमेंट साइड की, वो वज़ीर आज़म के लिए अलॉट होती है, प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है। उसके साथ इसहाक डार साहब बैठे हुए थे जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं। अब उनसे वो वैकेंट स्पेस है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद नहीं है, वह नहीं बैठे हुए। अब उस सीट पर किसी और को बैठना अलाउड नहीं है।
इसहाक डार से कोई बातचीत करने के दौरान बिलावल भुट्टो सीट पर आकर बैठ जाते हैं, उनसे बातचीत शुरू कर देते हैं। तो पार्लियामेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आकर बिलावल साहब को उस सीट से उठा दिया, ये कह कर कि दिस इज़ ओनली फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो सर आप कहीं और जाके बैठ के बात करें। एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ बिलावल साहब ने जो है पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया पार्लियामेंट से एहतजाज के तौर पर, क्योंकि साउंड तो बस वो हुकूमत के खुद हिस्सा हैं, लेकिन अब वॉकआउट कर जाते हैं, कोई चीज़ माइंड हो जाती है तो चीज़ें चलती रहती हैं। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुझे बात नहीं करने दी। नॉर्मली अयाज सादिक इस तरह क्या रवैया इख्तियार नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने कर दिया तो हमने भी आगे से जो है फिर एक रिएक्शन दे दिया था। तो ये कोई सीरियस चीज़ सो फार नहीं है, बट दिस हैपन्स जब कॉलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, क्योंकि 2-3 डिफरेंट मिजाज वहाँ पर मौजूद होते हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों ही अपनी अपनी फील्ड्स के अपने अपनी साइड्स के जॉइंट्स हैं। पाकिस्तान को यही 2 पार्टीज हमेशा से चलाती आई हैं, तो अपनी उनकी फिर सेल्फ रिस्पेक्ट्स भी उतनी ही बड़ी हैं, सामने कोई भी हो, और वो माइंड करेंगे तो इसी तरीके से माइंड करेंगे। अगर ये सेम हुकूमत होती, सारी ही PMLN की होती, तो आप देखते कि कोई वॉकआउट वाला सीन नहीं हो सकता था। लेकिन ये चीज़ पहले ही प्रिडिक्ट हो चुकी थी कि सिंस एक कॉलिशन गवर्नमेंट आ रही है, स्पेशली ऐसे लिहाज से जिस पर अपेरेंटली सो फार PMLN एक वीकर पिच के ऊपर थी जब वो आई है, और वो स्टिल वीक पिच के ऊपर है। इसी वजह से मैंने जैसे अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि जो PMLN के लोग इलेक्शंस हारे हैं, जैसे नवाज शरीफ हो गए, साद रफ़ीक हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, तो वो अपने ही एडवेंचर्स के ऊपर इस वक्त फोकस्ड हैं कि वो किस तरीके से हुकूमत से बाहर बैठ के PMLN की इस गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे वक्तों के लिए जब ये हुकूमत गिरने के करीब आएगी या जब इसको ब्लो लगना शुरू होंगे। और अब इमरान खान की बात करें तो वो एक ख़त लिखने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम। ये पहली दफ़ा नहीं होगा, इससे पहले भी इमरान खान ने काजी फाइज जैसा कोई ख़त लिखा था। नवंबर के महीने में इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड करते हुए वो एक 7 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त था, जिसमें PTI के साथ होने वाले तमाम मामलात का जिक्र था, किस तरीके से जो है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, उनकी कैंपेन्स हॉल्ट कर दी जाती हैं, उनको कैंपेन से मना कर दिया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं, FIR रिजर्व करके रख ली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ उसमें डिस्कस की गई थी, और जवाब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का कोई ख़ास नहीं आया था, बस मेरी तरफ से इनकार समझे तरह की उन्होंने बात की थी। और इलेक्शन से पहले PTI को और इलेक्शन के बाद भी सबसे ज़्यादा अगर किसी कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला है उन्हें, तो वो पेशावर हाई कोर्ट ही थी। लेकिन अभी इस लेटर में इमरान खान ने कोई हेल्प रिक्वायर नहीं करनी है चीफ जस्टिस से, उन्होंने क्वेश्चन करना है उनसे कि क्या आप एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं। इससे मुतल्लिक मीडिया में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बात हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जिनके अगर आप ट्रायल्स देखें तो वो काफ़ी वोकल हैं अपने आप से, खुद से मुतल्लिक वो काफ़ी बातचीत करते हैं, काफ़ी डिटेल में वो एड्रेस करते हैं अपनी सोच को, अपने मामलात को। लेकिन इस एक क्वेश्चन को उन्होंने एड्रेस नहीं किया, इसका जवाब उन्होंने अभी तक बिल्कुल एक साइलेंस इख्तियार की हुई है। तो इमरान खान ने डिसाइड किया है कि अब इसके ऊपर जो है ना, मैं ख़त लिख के इंक्वायर करता हूँ, और इसके अंदर बहावल नगर पर इसको नोटिस लेने से मुतल्लिक और लोगों को उनका हक दिलाया जाए, और जो मामलात PTI के साथ और इमरान खान के साथ जेल में हो रहे हैं कि नाइंसाफ़ियाँ जो बनाई गई हैं, उससे मुतल्लिक भी इसके अंदर एड्रेस किया जाएगा। तो ये मामलात हैं। काजी फायज इसका क्या जवाब देते हैं, वो भी एक जो है बड़ी, ये क्वेश्चन ही इस तरीके से है कि अगर हाँ कहें तब भी एक मसला है, ना कहें तब भी। क्या आप एक्सटेंशन ले रहे हैं और वो कह दें कि नहीं मैं नहीं ले रहा, ठीक है, लेकिन अगर वो बाद में ले लेते हैं तो एक अलग तरह की तनकीद है। अगर वो कहते हैं हाँ जी मैं एक्सटेंशन ले रहा हूँ, जो बड़ा अनलाइकली है, मुझे तो लगता है उसके ऊपर खामोशी ही आएगी, उन्होंने वो शटअप कॉल शायद वो दे दें इमरान खान साहब को कि जी आपका मामला नहीं है, ये वक्त बचाएगा, ऐसा जवाब आने के चांसेस ज़्यादा है। और दूसरी तरफ इमरान खान की जो कोर्ट के अंदर अडयाला जेल में मिलने जाएँ तो ग्लास वॉल है, जो अदालत का कमरा है, वहाँ पर दीवारें ऊंची कर दी गई हैं मीडिया से दूर करने के लिए, और ये सारे मामलात हैं। तो आज इसके ऊपर भी रिसेंटली जो लास्ट समाअत हुई है एड्रेस कर दिया गया है जज साहब की तरफ से कि ये जो दीवारें ऊंची की गई हैं ये किस मकसद के तहत हैं। इमरान खान का कहना था कि ये एक ओपन ट्रायल तो अब लग ही नहीं रहा, ये कंप्लीट सीक्रेसी में चला गया है, मीडिया से गुफ्तगू करना भी मुश्किल है, जिस पर जो जज साहब हैं उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि इन हर्डल्स को, इन दीवारों को जो हमने बना दी हैं इनको हटाया जाए। वुड की दीवारें थी, उनको कम किया गया, 1 घंटे का वक्फा ले लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करने की जहाँ तक बात है और मीडिया तक आवाज़ नहीं पहुँचती, ये सारी चीज़ भी फिर मीडिया पर्सनस को जो है वो भी जज साहब ने बुलाया और उनसे पूछा कि आपको ट्रायल समझ आ रहा है या नहीं, जिस पर मीडिया पर्सनस ने जवाब दिया कि हमें कुछ आवाज़ नहीं आती है। उसको भी
फिर जो है सिचुएशन को फिक्स करने के लिए डिमांड की गई है जज की तरफ से। जहाँ तक मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करने की बात है, तो उस पर भी जज ने इंक्वायर किया इमरान खान से कि ये चीज़ें एज सच रिक्वायर्ड नहीं हैं, जिसमें इमरान खान का जवाब था कि मेरे नाम से गलत बातें बाहर फैला दी जाती हैं तो मुझे उनको करेक्ट करने के लिए बात करनी ज़रूरी होती है, तो ये अलाउ रखें आप। तो 10 मिनट के लिए उनका कहना था कि मुझे मीडिया से ट्रायल के बाद बातचीत करने दी जाए। ये मामला जो हैं वो जाते हैं। खैर, जो ग्लास वॉल है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है जब आप उनसे मिलने जाते हैं, उस तक अभी ये सारे लोग नहीं पहुंचे हैं। उसके ऊपर भी हो सकता है पीटीआई बातचीत शुरू कर दे कि अकेले में मुलाकात मेक श्योर करवाएं, ये ग्लास वॉल का क्या ड्रामेबाजी लगा दी और ये सारी चीज़ें। बुशरा बीबी की हेल्थ से मुतल्लिक डॉक्टर रासिम से जो है उनका इलाज होना चाहिए। इमरान खान चाहते हैं कि वो शिफा हॉस्पिटल से हो, लेकिन जो ये जेल के हुकाम हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो चाहती हैं कि पिम्स से हो। अब इसके ऊपर जो कोर्ट है उनकी तरफ से, जज साहब की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी 2 दिन के अंदर इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर हैं वो और एक हुकूमती डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद होगा और उनका इलाज उनकी उस हॉस्पिटल से करवाया जाए जहाँ से इमरान खान साहब चाह रहे हैं 23 अप्रैल तक इस जो समात है उसको मुलतवी कर दिया जाता है। बुशरा बीबी की हालत के बारे में यही कहा जा रहा है कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, उनकी तबीयत ख़राब है। इमरान खान का कहना है कि उनको डिटर्जेंट डाल के टॉयलेट क्लीनर जो है उनके खाने में मिला के उनको दिया गया है। उनकी रिपोर्ट क्या आती है ये वक्त बताएगा, देखते हैं 1-2 दिन में होपफुली उनके अगर टेस्ट वगैरह हो जाते हैं ताकि ये कंट्रोवर्सी भी सेटल डाउन हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अथॉरिटीज़ डरती हैं कि डॉक्टर हमारी पसंद का हो, हॉस्पिटल हमारी पसंद का हो, तो अगर वो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं भी किया एक एग्जांपल के तौर पे, तब भी वो खुद को कल्प्रिट शो करवाना शुरू कर देता है, उनका ये डर। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया गया। जैसे ईरान इसराइल कह रहा था कि जी वो करेंगे, ईरान के 200-300 ड्रोन अटैक के बाद 3 ड्रोन इसराइल की तरफ से अस्फहान के एरिए पर फेंके जाते हैं। जो लोकल रिपोर्ट करते हैं कि उन 3 ड्रोन्स को हमने विटनेस किया है और हमने ये भी विटनेस किया है कि इसराइली अथॉरिटीज़ ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया है। ये बात हो जाती है। इसराइल एक छोटे लेवल का अटैक करेगा, ये यूएसए ने पहले ही बात कर दी थी कि बहुत छोटा सा, लेकिन वो जैसे आप कहते हैं ना कि एक फॉर्मेलिटी है कि उन्होंने पूरी करनी है और उन्होंने उस तरीके से की है। दूसरी तरफ जो इसराइल है उनका कहना है कि कोई मिसाइल हमारी तरफ से फेंका नहीं गया है ईरान के ऊपर। ईरान ने आगे से कोई रिटेलिएटरी अटैम्प्ट करने से गुरेज करने का कह दिया कि हम आगे से अब कोई जवाबी कार्रवाई इसराइल के ऊपर नहीं करेंगे, इसको यहीं पर रोक दिया जाएगा। जो भी इस वक्त दुनिया के ममालिक हैं सब, उन्होंने इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को अब काम डाउन करने के लिए दोनों ममालिक को कहा है कि बस अब इस चीज़ को यहाँ पर रोक दिया जाए। बहुत वाइज डिप्लोमेसी के साथ सो फार मनूवर किया है सारे मामले में। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे कि यू एक्सपेक्ट ईरान टू बी हॉस्टाइल, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ईरान बड़ा जारहाना बिहेव करता होगा, लेकिन वो वन टाइम कम्स वो बड़ा वाइज तरीके से मूव करता है अपनी मुल्क के स्टेट हुड के लिए, बड़े अच्छे तरीके से उसकी जो है वो सारी मनूवरिंग होती है और उन्होंने सारे कॉन्फ्लिक्ट में प्रूव किया है। और इसराइल की जहाँ तक बात है तो उनकी तरफ से भी एक चीज़ देखने में आई है कि जिस तरीके से वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ लेबनान हो गया या पैलेस्टाइन या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट उनके या वॉर्स उनकी चल रही हैं और जिस तरह वहाँ वो अटैक्स करता है, उन्होंने इसराइल के साथ वो मामला नहीं रखा है। यानी कि जब आप देखते हैं कि आपके सामने वाला बंदा कोई आपके टक्कर का है, यानी आपको सही जवाब दे सकता है, तो इसराइल को भी हमने नोटिस किया है कि वो भी काफ़ी कंट्रोल में रहा है। बहरहाल यूएन के सेशन में पैलेस्टाइन की स्टेटहुड से मुतल्लिक जो सेशन हुआ है कि उनको एक स्टेट के तौर पे यूएन में एंटर कर लिया जाए, उस पर 12 में से 1 मुल्क ने वीटो कर दिया है। बाकी 12 ममालिक ने उसको जो है एक्सेप्ट किया था। जो एक मुल्क जिसने वीटो किया है वो है यूएसए। यूके एब्सेंट था, अगर वो प्रेजेंट होता तो वो भी वीटो कर देता। इस तरीके से ये मामला जाते हैं। अब एक ख़बर है जो बहुत ज़्यादा विद वीडियो प्रूफ्स चल रही है और बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ हाउसेस ने उसको रिपोर्ट किया है। ये मिडल ईस्ट आई की मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि इसराइली क्वाडकॉप्टर्स are employing a bizarre new tactic of playing audio recordings of crying infants and women in order to lure Palestinians to locations where they can be targeted. रिकॉर्डिंग्स का बच्चों के रोने की या ख़वातीन के रोने की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको ड्रोन्स के ऊपर लगा के हवा में फिराया जाता है
जो पैलेस्टीनियंस रेफ्यूज में छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको टारगेट कर लिया जाता है इसराइली अथॉरिटीज़ की तरफ से। ये रिपोर्ट हो रहा है बहुत से मीडिया हाउसेस की तरफ से। एक विटनेस की तरफ से कहा गया है कि हमें रात के वक्त एक वुमेन के रोने की आवाज़ें आ रही थी हमारे रेफ्यूजी कैंप के अंदर, और वो रो के कह रही हैं कि जी मेरा बेटा शहीद हो गया है, ज़ख्मी हो गया है। द साउंड्स वर कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट, गली से ये आवाज़ें आ रही थी और वो बहुत बेजार थी। कुछ लोग भागे हैं मदद करने के लिए, देखने के लिए कि क्या मामला चल रहा है, और जो क्वाडकॉप्टर्स थे उन्होंने उनको जो है वो शॉट डाउन कर दिया, और ये सारी रात मामला चलता रहता है। ठीक है, ये इंतहा से ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। अगर ये सच है झूठ है जो भी मामला चल रहा है, और ये बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ आउटलेट्स की तरफ से खबरें आ रही हैं। मेरा नहीं ख्याल मैंने आज तक इस तरह का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसी कोई ख़बर पढ़ी होगी। आप ड्रामाज में, मूवीज़ में इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन रियलिटी में आई डोंट थिंक सो कि यू हैव एवर सीन अ वॉर लाइक दिस, यू हैव एवर सीन एन एक्सपीरियंस लाइक दिस। ये पहली दफ़ा है। और आखिर में इंडिया की बात करें तो वहाँ पर इलेक्शंस की शुरुआत हो चुकी हैं। 7 फेजेस पर मुश्तमिल ये जायगेंटिक इलेक्शंस, जिनमें और राउंड अबाउट 1 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो वोट डालने की अहलियत रखते हैं। उसमें एक मध्य प्रदेश में इलेक्शन रैली के दौरान मोदी साहब, जो कि जीतने के तीसरा टेन्योर सिक्योर करने के सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, उनका कहना था कि वो मुल्क पाकिस्तान जो कि दुनिया में आतंक सप्लाई कर रहा है, यानी कि टेररिज्म कर रहा है, वो एक आटे के लिए स्ट्रगल कर रहा है वैसे। ठीक है, यानी कि अ कंट्री सप्लाइंग आतंक नाउ स्ट्रगलिंग फॉर आटा। ये मोदी साहब पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं। पता नहीं वो दिन कौन सा होगा जब पाकिस्तान के मुतल्लिक इंडिया बात करे और उनको खाना हजम हो जाए, या कोई इलेक्शन रैली हो ख़ास तौर पे और वो पाकिस्तान के बगैर इनकी पूरी हो जाए। जब तक ये पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, ना इन मोदी साहब को खाना हजम होता है, ना इनकी जो इनके बाकी मिनिस्टर्स हैं और जो अवाम है इंडिया की, उन्होंने अच्छी खासी मीडिया के थ्रू स्पून फीडिंग करके उनको भी ऐसे ही माइंडसेट के साथ बना दिया गया है, उनको इस तरह मैन्युफैक्चर उनके दिमागों को कर दिया गया है, वायर कर दिया इस तरह कि वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट सोचते हैं। हम पाकिस्तान के अगेंस्ट जब तक बात ना हो, उनको लगता है कि जी हर मसला जो आपके मुल्क के अंदर है उसका रीज़न पाकिस्तान है। आपके मुल्क में खुद में जी आपकी 100 मिलियन से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, तो क्या पाकिस्तान रीज़न है उसके लिए? जो आपके मुल्क के अंदर डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है कलर को लेके, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेके, तो माशाल्लाह से मिसालें कायम की हुई हैं इंडिया ने। तो वो सारे रीजंस क्या पाकिस्तान आपकी इन सारी चीज़ों का रीज़न है? तो आप ज़रा सा ध्यान रखा करें। अभी रिसेंट गार्डियन की रिपोर्ट आती है जिसमें इंडियन टेररिज्म का जिक्र होता है कि इंडिया की रॉ, जिनको वो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेररिस्ट समझती है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तानियों को कत्ल किया है। इन्होंने, इंडियन रॉ ने मोदी की ऑर्डर्स के ऊपर यूएसए में जाके एक बंदे को असैसिनेट करने की अटेम्प्ट की है, एक बंदे को कनाडा में असैसिनेट कर दिया है। ये टेररिस्ट स्टेट जिसको इस पूरी दुनिया जो है, सिर्फ क्योंकि आप किसी 1.4 बिलियन की ट्रेड मार्केट मौजूद है, मार्केट बहुत बड़ी है, तो लोग इनके साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं क्योंकि मनी इज़ द पावर। तो वो कुछ ख़ास इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन इंटरनेशनली ग्लोबली इंडिया की टेररिज्म एक कंसर्न बन चुका है। तो ऐसा मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात करेगा कि जी पाकिस्तान आतंक फैलाता है और आटा इनको खाने को नहीं मिलता। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके अपने खुद के हज़ार मसले हैं, आपके खुद की हज़ार दहशतगर्दियाँ जो आपके अपने मुल्क के अंदर चल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर जो आपने दहशतगर्दी मचाई हुई है वो चल रही है। ठीक है, तो बहरहाल ये होता है जब आप जवाब नहीं देते। जब इनके मिनिस्टर ने कहा था घुस के मारेंगे, तो पाकिस्तान के जो सारे इदारे, एक से एक सिंगल इदारा ऐसा नहीं जिसने इसका जवाब दिया हो। वजारत ख़ारजा ने ग्लोबल कम्युनिटी के ऊपर डाल दिया कि जी आप कुछ करें ना, ग्लोबल कम्युनिटी का मसला इंडिया, तो सब कुछ करे, पाकिस्तान क्या करे। उन्होंने चुप करके साइड पे होकर बैठ गए। इस हाकदार साहब कहते हैं हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सो रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताएं? ये कर रहे हैं कि अब मोदी साहब जो है आपके मुंह पे आके इस तरह की बातें करें कि जी आतंक फैलाता मुल्क है, टेररिस्ट कंट्री है और खाने पीने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। जवाब दें, कुछ करें, तो शायद इस तरह की जो आगे से दूसरे की इतनी लंबी ज़बान है वो भी थोड़ी कंट्रोल हो सके। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ज़ीरो पे खड़ी हुई है। मैंने नहीं सोचा था कि ये वक्त भी आएगा कि आप इस तरह की बात करें कि थोड़ी सी ईरान से सीख लें, ईरान से थोड़ी सी डिप्लोमेसी सीख लें, आपको आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। उन्होंने इंतहाई वाइज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की है।
मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उनसे भी सीखने की अब ज़रूरत पड़ गई है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।